हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों ये चैप्टर जो है आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दक्षिण एशिया के बारे में, जहां पर दोस्तों हम लोग भूटान के बारे में, नेपाल के बारे में, बांग्लादेश के बारे में और एक आपका कंट्री भारत जिसमें हम लोग रहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल्स में। ठीक है, और आज के दोस्तों हमारे जो भी पड़ोसी देश है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन चीन हो गया, आप लोग बोलेंगे सर चीन, तो चीन जो है दोस्तों उसको यहाँ पर दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है, और कभी कभी अफगानिस्तान और म्यांमार को भी नहीं माना जाता है और कभी कभी माना जाता है। तो हम लोग सभी के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। पढ़ेंगे आज की वीडियो में दोस्तों यही कि देखिए कब कानून लागू हुआ, कब वहां पर राजतंत्र था, कब वहां पर क्या हुआ, कब वहां पर आजादी मिली, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास 12 इसलिए चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 5th चैप्टर जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, जहां पर हम लोग कंप्लीट दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ते हैं। दक्षिण एशिया में आपका कौन कौन सा चैप्टर आ जाता है, कौन कौन सा कंट्री आ जाता है? भारत, भूटान, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब आप लोग बोलेंगे एक म्यांमार हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो इसको कभी कभी शामिल किया जाता है और कभी कभी नहीं किया जाता है, लेकिन चीन जो है उसको कभी नहीं किया जाता। ठीक है, दक्षिण एशिया में चीन को जो है दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। दोस्तों आप लोग को थ्योरी इसलिए देखना चाहिए क्योंकि दोस्तों आप लोगों को थ्योरी सिर्फ इसीलिए देखना चाहिए, अगर कभी आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अंदर से पूछ लिया जाए तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग थ्योरी को देखेंगे तो आपको बता रहे हैं 90%, जी हाँ 90% सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आप एक बार देखिए और एक बार आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए, सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको थ्योरी से ही फंसेगा। ठीक है, और ये पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको सर्च करना है गूगल पे या फिर क्रोम पे तनु क्लासेस, वेबसाइट पे जाकर के सर्च करना तनु क्लासेस, और वहीं पे दोस्तों आपको मिल जाएगा। गूगल पे, क्रोम पे, जहां भी जाकर तनु क्लासेस सर्च करेंगे वहां पर हमारा ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, वहां पे आपको देख लेना है पीडीएफ, या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। चलिए दोस्तों चैप्टर को शुरू करते हैं। दक्षिण एशिया में भारत, भूटान, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान देश आते हैं। दक्षिण एशिया के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत, और दक्षिण एशिया का जो उत्तरी भाग है उधर क्या है? हिमालय पर्वत, क्योंकि उत्तर में कौन है? नेपाल है, तो नेपाल में आपका हो गया हिमालय पर्वत। वहीं पे दोस्तों पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम में क्या है? अरब सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर, और पूरब में है बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। उत्तर तरफ जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों? उत्तर तरफ है हिमालय पर्वत, पश्चिम तरफ अरब सागर, और दक्षिण में आपका महासागर, और पूरब में है बंगाल की खाड़ी। आगे देखिए दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण प्राकृतिक दृश्य है। इस क्षेत्र की चर्चा में म्यांमार और अफगानिस्तान, ये दोनों देश को कभी कभी शामिल कर दिया जाता है और कभी कभी नहीं किया जाता है। वहीं पे चीन के बारे में बोलेंगे तो चीन को बिल्कुल ही शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा होगा, बट आप लोग यहाँ पर मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। चलिए एक बार चेक कर लेते, वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है। आगे देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है आपका भूटान, और भूटान के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये सबसे छोटा देश होता है। तो ये दक्षिण एशिया के सबसे छोटे देशों में से एक है भूटान। भूटान में 2008 में संवैधानिक राजतंत्र लागू हुआ था, तो भूटान जो है सबसे छोटा देश है, और भूटान में 2008 में संवैधानिक राजतंत्र लागू हुआ था। कब? 2008 में। भूटान के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन छोटा पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अब है मालदीव। मालदीव में 1968 तक सल्तनत का शासन था। मालदीव में जो है 1968 तक सल्तनत का शासन था, लेकिन 1968 में ही मालदीव गणतंत्र बन गया तथा यह शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया। 2005 में मालदीवीय संसद बहुदलीय प्रणाली के पक्ष में एक मतदान किया, और 2018 में एमडीपी पार्टी यानी कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने यहां जीत हासिल की। तो ध्यान रखेंगे 2018 में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एमडीपी जो है वो जीत हासिल की थी, और 1968 में सल्तनत शासन था 1968 तक, फिर 1968 में ही वो मालदीव जो है गणतंत्र बन गया। ये सभी पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 2005 में मालदीवीय संसद बहुदलीय प्रणाली के जो पक्ष में उसमें एक मत मतदान किया, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखिए लोकतंत्र के प्रति समर्थन, यानी कि लोकतंत्र के प्रति समर्थन कौन कौन दे रहा है, लोकतंत्र कौन कौन चाहते हैं कि लागू हो, उसी चीज को देखते हैं। हाल ही में एशिया के प्रमुख 5 देश, 5 कंट्री जो कि लोकतंत्र को लेकर एक सर्वेक्षण किया गया। जब सर्वेक्षण किया गया 5 एशिया के 5 कंट्री में, तो पता चला सर्वेक्षण से कि इन 5 देशों के लोग, चाहे वह किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी देश से हो, किसी भी वर्ग से हो, लोकतंत्र को तहे दिल से अपना समर्थन देते हैं। समझ रहे हैं? एशिया में जो सर्वेक्षण जब जांच किया तो टोटल 5 देश मिला, जहां पर चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी देश, किसी भी वर्ग से हो, वो क्या बोलते हैं कि लोकतंत्र ही सही है, लोकतंत्र को सपोर्ट करते हैं और मानते हैं कि हमारे देश के लिए लोकतंत्र प्रणाली सबसे अच्छा प्रणाली है, और ये भी मानते हैं कि लोकतंत्र प्रणाली जो है वो सबसे अच्छा प्रणाली है। थ्योरी को पढ़ने के बाद फिर आपका एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में शॉर्ट लॉन्ग दोनों करवाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग थ्योरी को देखिए, तो उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और बेनिफिट आपको पता ही दिया कि अगर आप थ्योरी को देखते हैं तो आपको 90% क्वेश्चन जो है यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 90%। चलिए
तो ये आपको समझ में आ गया कि लोकतंत्र जो है वो सबसे अच्छा प्रणाली है। एशिया के 5 देशों ने ये बात को कहा और वो सपोर्ट भी किया। आगे देखिए पाकिस्तान में लोकतंत्र तथा सेना। पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के पश्चात यानी कि सबसे पहला जो संविधान बना उसके बाद शासन का कमान जनरल अय्यूब खान ने अपने हाथों में लिया। किसने? जनरल अय्यूब खान ने। तो सबसे पहले वो संविधान को बनने के बाद शासन का जो कमान है जनरल अय्यूब खान अपने हाथों में लिया, फिर अपना निर्वाचन भी कर डाला, फिर अपने आप को निर्वाचन भी कर डाला। फिर जनता ने अय्यूब के प्रति गुस्सा जाहिर की और अय्यूब के सैनिक शासन का रास्ता समाप्त हो गया और जनता जब आ गए रोड पे उतर गए, उसके विरोध करने लगे, उसके खिलाफ बोलने लगे, फिर जो है वो मतलब कि मान गया, हार मान गया, फिर सैनिक शासन का रास्ता जो है समाप्त हो गया। अब देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं पाकिस्तान के बारे में, बहुत ही मजा आपको आने वाला है। पाकिस्तान में राजनीतिक उलटफेर के प्रमुख घटनाक्रम चरणबद्ध क्रम में, यानी कि पाकिस्तान में जो राजनीतिक उलटफेर हो रहा था, राजनीतिक घटना हो रहा था, उसको हम लोग क्रमबद्ध में देखेंगे, यानी कि पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। देखिए सबसे पहला जनरल याहिया खान। अय्यूब के बाद उन्होंने सैनिक शासन का कमान या कमान लिखा हुआ, ठीक है, कमान अपने हाथ में ली। इन्हें 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध का सामना करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप 1971 में पूर्वी पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बन गया। तो जनरल याहिया खान जो थे वो अय्यूब खान के बाद जो है उन्होंने सैनिक शासन को ले लिया। वो तो छोड़ दिया विरोध करने पर, लेकिन फिर उसको कौन ले लिया? अय्यूब खान। अब ये क्या किया? 1971 में जो भारत पाक युद्ध का सामना करना पड़ा, ये किसको करना पड़ा? ये अय्यूब खान को करना पड़ा। और इसका परिणाम ये हुआ कि 1971 में जो बांग्लादेश था, जो पूर्वी पाकिस्तान था, वो बांग्लादेश बन गया टूटकर। समझ रहे? कब? 1971 में। पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए जुल्फिकार अली भुट्टो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याहिया के बाद भुट्टो की अगुवाई में एक निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड सरकार बनी, यानी कि लोगों के द्वारा चुना हुआ एक सरकार बनी, जो कि 1971 से लेकर के 77 तक टिका रहा। तो जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो याहिया के बाद भुट्टो की अगुवाई में एक निर्वाचित इलेक्टेड सरकार बना और 1971 से लेकर के 1977 तक रहा। 1977 में जनरल जियाउल हक ने भुट्टो की सरकार को गिरा दिया, परंतु 1988 में भुट्टो ने दोबारा सरकार बना ली, क्योंकि भुट्टो को लोकतांत्रिक समर्थन यानी कि जनता का समर्थन बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त था। तो 1970 पहले तो 1971 से 77 में रहा, फिर 1977 में जनरल जियाउल हक जो है वो भुट्टो को सरकार से गिरा दिया, यानी कि हरा दिया। फिर 1988 में भुट्टो ने दोबारा आकर के फिर से वो जो लोकतांत्रिक समर्थन पा करके फिर से अपना सरकार बनाया, क्योंकि इसको जनता का समर्थन था, लोकतांत्रिक समर्थन था। किसको दोस्तों? हम लोग किसकी बारे में बात कर रहे हैं? जनरल जियाउल हक। मतलब जियाउल हक तो भुट्टो को हराया, हम लोग यहाँ पर भुट्टो के बारे में बात कर रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो, पूरा नाम क्या था? जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। इसको कौन हराया था? जनरल जियाउल हक। फिर दोबारा आकर के जुल्फिकार अली भुट्टो जो 1988 में वो जीत गया, क्योंकि उसको जनता का समर्थन था। अब आगे देखिए जनरल परवेज मुशर्रफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे। 1999 में मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज को गद्दी से हटाकर 2001 में अपने आप को राष्ट्रपति बना लिया। समझ रहे? 1999 में मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज नाम था उसको गद्दी से हटा दिया और 2001 में अपने आप को राष्ट्रपति बना लिया। मुशर्रफ की सैनिक शासन ने शासन को लोकतांत्रिक दर्शाने जताने के लिए चुनाव भी करवाए, और मुशर्रफ जो है वो सैनिक शासन ने शासन को लोकतांत्रिक दर्शाने के लिए, यानी कि एक प्रकार का समझ सकते हैं वो तो था सैनिक शासन, लेकिन वो अपने आप को दिखाना चाहता था कि लोग भी जो है इसको समर्थन देते हैं, जनता भी इसको समर्थन देते हैं। तो वो क्या किया? वो लोकतांत्रिक दर्शाने के लिए चुनाव भी करवाया। अब 2008 में लोकतांत्रिक नेता पाक में शासन चला रहा था। अब जो है 2008 में लोकतांत्रिक नेता जो है पाकिस्तान में शासन चल रहा है। तो यहाँ पर ये लिखा गया कि 2008 से जो है लोकतांत्रिक यानी कि सेक्युलर कंट्री अब एक प्रकार का हो, सेक्युलर मतलब तो धर्मनिरपेक्ष होता है, यानी कि लोकतंत्र के द्वारा, लोगों के द्वारा ये कंट्री अभी चल रहा है। कब से? 2008 से लोकतांत्रिक नेता पाकिस्तान में शासन चला रहा है। अब वहां पर कोई सैनिक शासन व्यवस्था वगैरह नहीं है, ठीक है। आगे देखिए पाकिस्तान में लोकतंत्र अस्थायी ना होने के कारण या फिर परमानेंट ना होने के कारण, या फिर पाक में सैनिक शासन यानी कि जनरल द्वारा लागू होने के कारण। तो यहाँ पर सिंपल ये पूछ रहा है कि भाई आखिर वहां पर लोकतंत्र लागू क्यों नहीं हुआ जल्दी, अस्थायी रूप से, परमानेंट यानी कि हमेशा सिर्फ होता था फिर खत्म हो जाता था, ऐसा क्यों? देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले दबदबा मतलब वर्चस्व, यानी कि किसका दबदबा चल रहा है? जैसे कि हम लोग शीत युद्ध का दौर में पढ़े थे, आपका जो वर्चस्व चल रहा था दो, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। तो उसी तरीके से यहाँ पर दबदबा वर्चस्व का बात हो रहा है। तो पाकिस्तान में धर्मगुरु, सेना तथा जमींदार अपने अपने समाज में वर्चस्व कायम करने में प्रसिद्ध है, जिसके इशारे पर मतदान होती है। समझ रहे हैं? पाकिस्तान में एक तो हो गया धर्मगुरु, धर्म जो बताते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं, और एक हो गया आपका जमींदार। ये दोनों जो है अपने समाज में वर्चस्व यानी कि अपना दबदबा कायम करता है, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाता है, अपने आप का रौब जमाता है, और इसी के इशारे पर जो है मतदान होती है, इसी के इशारे पर वोट बढ़ती है। भारत पाक विवाद यानी कि कश्मीर विवाद, इस चीज को ध्यान में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
भारत और पाकिस्तान का विवाद जो कि है कश्मीर विवाद, इस विवाद को लेकर पाक सेना वहां के लोकतांत्रिक दल को डरपोक बताते हैं और कहते हैं कि हमारे सेना समूह ही पाक के लिए सही है। वैसे भारत और पाक का विवाद जो आगे और भी अच्छे से पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर यह कह रहा है जैसे कि जब वहां पर चुनाव होता है, जैसे कि हमारे यहाँ चुनाव होता है तो क्या 2 पॉइंट उठाता है, मंदिर, कभी मस्जिद, कभी कुछ, यानी कि ये सब होता है। ये पढ़ाई के बारे में नहीं बोलेगा, एजुकेशन के बारे में, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोलेगा, महंगाई के बारे में नहीं बोलेगा। भाई मंदिर मस्जिद जो है वो हम लोग है, हम लोग जनता, हम लोग को पुण्य कमाना है, हम लोग को सवाब कमाना है, हम लोग को जन्नत स्वर्ग जाना है, तो हम लोग करेंगे वो काम। वो आपके लिए नहीं है, वो नेता के लिए नहीं है, वो हम लोग करेंगे। बाकी आपका काम है एक प्रकार का विकासशील देश को विकसित करना, यानी कि एजुकेशन लाना, महंगाई को कम करना, सभी चीजों को देखना। तो पाकिस्तान में भी यही चीज होता है, जब भी वहां पर चुनाव वगैरह होता है, इलेक्शन होने वाला होता है, तो बोलता है कश्मीर, अगर आप उस पार्टी को जिताते तो कश्मीर नहीं मिलेगा, जबकि रियल में कोई भी पार्टी जीत जाए उसको तो कभी मिलने वाला नहीं है, समझ रहे हैं। तो भारत पाक विवाद, कश्मीर विवाद, इस विवाद को लेकर पाक सेना जो है वहां के लोकतांत्रिक दल को डरपोक बताते हैं। जो लोकतांत्रिक दल है, जो लोकतंत्र को सपोर्ट करता है, उसको डरपोक बनाता है और कहता है कि ये सैनिक को, सेना को वोट दो, हम ही लोग जो है पाकिस्तान, कश्मीर को इंडिया से छीन के ले जाएंगे। उसको भी मालूम नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय समर्थन। लोकतंत्र के मामले में पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा समर्थन यानी कि सहमति नहीं मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाकिस्तान को जो है ज्यादा सहमति नहीं मिलता है लोकतंत्र के समर्थन में, समझ रहे हैं। आगे देखिए, पश्चिमी देश तथा अमेरिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पश्चिमी देश और अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं। इन देशों को आतंकवाद से डर लगता है। किसको? अमेरिका को, पश्चिमी देश को और अमेरिका को आतंकवाद से डर लगता है कि कहीं पाक के परमाणु हथियार आतंकवाद के हाथ ना लग जाए। इन देशों ने अपनी अपनी, क्योंकि आप लोग जानते हैं पाकिस्तान में भी परमाणु बम है, इंडिया में भी है, तो इन देशों में जो आतंकवाद, जो पश्चिमी देश जो अमेरिका है, पश्चिमी देश है, अमेरिका के साथ साथ इन देशों को डर लगता है और सोचता है कि आतंकवाद जो है उसको कभी कहीं ये हाथ ना लग जाए, कि परमाणु हथियार हाथ ना लग जाए, इससे बहुत ज्यादा विनाश हो जाएगा। इन देशों ने अपनी अपनी अच्छाई यानी कि स्वार्थ के लिए पाकिस्तान में सैनिक शासन प्रणाली को बढ़ावा भी दिया है, समझ रहे हैं। ये देश जो है पश्चिमी देश, अमेरिका देश, ये क्या है, अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि आपको मालूम है अमेरिका जो बहुत ज्यादा जियो पॉलिटिक्स खेलता था, अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार, तो अपने फायदे के लिए जो है ये सैनिक शासन प्रणाली को बढ़ावा दिया पाकिस्तान में। इन सभी बाधाओं, रुकावटों, कारणों के बावजूद पाकिस्तान में लोकतंत्र का मजबूत पकड़ है। अभी जनता व्यापक पैमाने पर लोकतंत्र के समर्थन में है तथा यहाँ के मानव अधिकार आंदोलन भी काफी सफल होता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो सभी बाधा, रुकावट, इतना प्रॉब्लम है, फिर भी लोकतंत्र पर जो है वो मजबूत है और व्यापक पैमाने पर, यानी कि ज्यादातर जनता जो लोकतंत्र को समर्थन देते हैं और यहाँ के मानव अधिकार आंदोलन जो बहुत ज्यादा है, यानी कि कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है, आंदोलन करने लग जाते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं, फिर सॉल्यूशन निकल जाता है। तो हम लोग पाकिस्तान के बारे में पढ़ लिए। अब दोस्तों अपने फेवरेट सा कंट्री बांग्लादेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मजा आपको आने वाला है। अगर आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सब क्लियर है, चले बहुत अच्छा है। अब देखिए बांग्लादेश में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इन बंगाल। शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, किसके मतलब की अगुवाई में? शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, बांग्लादेश को आजादी मिली। 1947 से लेकर के 71 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था, यानी कि पाकिस्तान का भाग था, जिसे हम लोग पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के पाकिस्तान से अलग होने के कारण, यानी कि जो बांग्लादेश पहले था, यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान था, तो उससे अलग होने का कारण, पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होने का क्या क्या कारण है कि 1971 में ये दोनों अलग हो गए और बांग्लादेश जो है वो एक अलग कंट्री बन जाता है। देखिए इस चीज को, और किसने बनाया था? शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में। ठीक है, कब? 1971 में। ठीक है, देखिए दबदबा, यहां पर भी वही पॉइंट आता है, सबसे पहले दबदबा यानी कि वर्चस्व। तो पूर्वी पाकिस्तान के जनता को पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि जो अभी पाकिस्तान है उसके दबदबे में रहना पड़ता था। फिर से वही बात, यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको जो है, वो लोग को जो है हमेशा पश्चिमी पाकिस्तान का बात मानना पड़ता था। वहां पर जो सरकार होता था, क्योंकि सरकार जब भी जीता जाता था वो वही पाकिस्तान का ही होता था, पश्चिमी पाकिस्तान का ही। पूर्वी पाकिस्तान से अगर कोई जीत भी लेता था तो इसको जो है मतलब जैसे कि मान लेते हैं राहुल गांधी मोदी जी है, अब अगर मोदी जी जीत जाते हैं और जबरदस्ती राहुल गांधी को बना लेते हैं तो आप लोग मानेंगे? कोई भी नहीं मानेगा भाई, क्योंकि जीता मोदी जी। तो वही गलती जो है पाकिस्तान वाला नहीं, जीता मुजीबुर रहमान और बना दिया किसी और को, मतलब ऐसा काम करता था, यानी कि दबदबा, अपने रौब जमाता था, दादागिरी करता था। ठीक है, तो पश्चिमी पाकिस्तान जो है वो पूर्वी पाकिस्तान को बिल्कुल भी भाव नहीं देता था। आपको ये सब पॉइंट लिखना पड़ेगा, 2 पेज लिखना पड़ेगा, तभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, दूसरा बात है भाषा, जो कि बहुत बड़ी पॉइंट है। पूर्वी पाकिस्तान पर जबरदस्ती से उर्दू भाषा लागू की गई, जबकि यहाँ के लोग बांग्ला भाषा के जानने वाले थे और इसके साथ अर्थात बांग्ला भाषा और बांग्ला संस्कृति को ही मानता था।
तो ये जो है पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान वाले वो जबरदस्ती उर्दू भाषा को लागू करने की में लग गया। ये नहीं कि भाई जिसको जो भाषा बोलना बोलो, वैसा नहीं। इससे क्या होता था, वो लोग बांग्ला भाषा को मानने वाले थे और बांग्ला संस्कृति को मानने वाले थे, जिससे कि वो लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ, परेशानी हुई। एक कारण ये भी था। तीसरा कारण है सत्ता में भागीदारी। पूर्वी पाकिस्तान को सत्ता से दूर रखना या ज्यादा हिस्सेदारी ना देना। और पूर्वी पाकिस्तान जो था यानी कि बांग्लादेश, उसको सत्ता से हमेशा दूर रखता था, उसको ज्यादा हिस्सेदारी नहीं देता था, मतलब कि राजनीति में। समझ रहे। शेख मुजीबुर रहमान अंततः इसके खिलाफ आवाज उठाई, और ये शेख मुजीबुर रहमान जो है वो इसके खिलाफ में लास्ट में आवाज उठाई दिया, क्योंकि कोई ना कोई तो आ ही जाता है ना, जैसे कि हमारे देश में गांधी जी, तो उसी तरीके से इनके देश में भी एक शेख मुजीबुर रहमान नाम का आदमी आ गया। अब देखिए बांग्लादेश के बनने का चरणबद्ध घटनाक्रम, यानी कि बांग्लादेश जब बना, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, डिस्कस करते हैं। समझिए आप लोग। अवामी लीग पार्टी, मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग पार्टी। तो सबसे पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, मुजीबुर रहमान की पार्टी का नाम क्या था, अवामी लीग पार्टी। ठीक है, तो मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग पार्टी 1970 में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों में जीत हासिल की। 1970 में, कब, 1970 में पूर्वी पाकिस्तान में सभी सीटों में जीत हासिल किया, जीता। लेकिन सरकार में पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का वर्चस्व था तथा अवामी लीग के बहुमत को मानने से इनकार कर दिया और मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। देख रहे दादागिरी, मतलब मुजीबुर रहमान एक तो भाई सभी सीटों में जीता 1970 में, फिर जीतने के बाद वहां गया तो सबसे पहले तो इनकार कर दिया कि ये कोई जीत ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसको फिर गिरफ्तार भी कर लिया। आगे देखिए, जनरल याहिया की सैनिक, ये जनरल याहिया था, तो जनरल याहिया की सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाल के लोगों के आंदोलन को कुचलने लगा तथा बहुत सारे लोग मारे जाने लगे। और जनरल याहिया के जो सैनिक थे वो शासन में पाकिस्तानी सेना ने जो बंगाल के लोगों को आंदोलन को कुचलने लगा, जो आंदोलन करते थे उसको कुचलने लगा और बहुत सारे लोग मारे गए। अगर आपको एक बहुत बुरा पॉइंट बताएंगे तो जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग थे, सैनिक थे, वो यहाँ आकर के बांग्लादेश में कई लाख लोगों को शायद मारा था, लाख शायद पहुंचा था, फिर लाख लोग घायल होते और कई, मतलब कि क्या बोलेंगे, मतलब कई हजार लड़कियों के साथ दोस्तों रेप किया गया था। मतलब ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले ये कांड किए थे, समझ रहे हैं। बहुत ही, मतलब क्या बताएंगे, छोड़िए, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो बंगाल के लोगों के आंदोलन को कुचलने तथा बहुत सारे लोग मारे जाने लगे। भारत की ओर पलायन, भारत की ओर आने लगे। तो बांग्लादेशी जो है इस सभी चीजों को देख करके भारत की ओर आने लगे। भारत की ओर जो है पाकिस्तानी सेना के मार से बचने के लिए बांग्लादेशी भारत पलायन करने लगे, भारत की ओर आने लगे। शरणार्थी, शरणार्थी की समस्या के कारण भारत में पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश, जो कि वर्तमान में भी बांग्लादेश है, तो शरणार्थी की समस्या के कारण भारत में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आजादी का समर्थन किया तथा वित्तीय और सैन्य सहायता दे डाली, जिस कारण उनसे 1971 में भारत पाक युद्ध छिड़ गया। तो भारत जो है वो शरणार्थी, क्योंकि जो वहां से आते थे उसको शरणार्थी बोला जाता, जो दूसरे देश से यहाँ पर आता है हमारे देश में आएगा उसको क्या बोलेंगे, शरणार्थी। तो शरणार्थी समस्या के कारण भारत जो है वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को आजादी का समर्थन किया, यानी कि जो आजादी का मांग कर रहा था उसी को सपोर्ट किया। कौन, इंदिरा गांधी जो उस समय थी। ठीक है, और सैन्य सहायता भी दिया, वित्तीय सहायता भी दिया, आर्थिक मदद भी किया और सैन्य सहायता भी दिया और समर्थन भी दिया, जिस कारण उनसे 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया। ठीक है, अब 1971 के बाद बांग्लादेश की घटनाक्रम चरणबद्ध क्रम में, यानी कि 1971 के बाद बांग्लादेश में क्या क्या हुआ, जब आजादी के बाद क्या क्या हुआ उसको देखते हैं, देखेंगे हम लोग। आजादी पाकर बांग्लादेश अपने आप को लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर कंट्री घोषित कर दिया। कोई भी धर्म नहीं, कोई भी जाति नहीं, जिसको जो मानना मान सकता है, तो एक प्रकार का सेक्युलर कंट्री घोषित कर दिया आजादी के बाद। कौन, बांग्लादेश अपने आप को। ठीक है, लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। दूसरा पॉइंट है 1975, तो मुजीबुर रहमान 1975 में अपना पार्टी अवामी लीग को छोड़ सारी पार्टियां समाप्त कर दी तथा संविधान में संशोधन कर संसदीय प्रणाली को समाप्त कर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। आखिरकार मुजीब सेना के हाथों मारे गए। समझ रहे, तो मुजीबुर रहमान जो है वो 1975 में फिर उसको जो कौन सा चुगली काटा, वो फिर 1975 में जो है सभी पार्टी को, अवामी लीग को जो छोड़ दिया और सारी पार्टी, जितनी भी पार्टी थी सभी को समाप्त कर दिया और संविधान में संशोधन भी किया, बहुत ज्यादा संशोधन किया और संसदीय प्रणाली को समाप्त कर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। और आखिरकार मुजीबुर रहमान जो है वो सेना के हाथों में, सैनिक के हाथों से मारा गया, जैसे कि इंदिरा गांधी शायद मारी गई थी, है ना, 2 बॉडी उसके जो सेना थे। चलिए, सैनिक के हाथे, वो इंदिरा गांधी तो शायद बॉडीगार्ड के हाथे मारी गई थी, मुझे उतना ध्यान नहीं है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। देखिए आगे बढ़े, वैसे यही पॉइंट सच है। जियाउर रहमान 1979 में जियाउर रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी की जीत हुई। फिर 1979 में जियाउर रहमान जो आए, पहले कौन था, ये मुजीबुर रहमान था, ध्यान रखेंगे, उर रहमान में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये मुजीबुर रहमान था, ये आपका क्या है, जियाउर रहमान। फिर जियाउर रहमान जो है 1979 में जियाउर रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी की जीत हुई। बाद में इनकी भी हत्या कर दी गई और 1979 में जियाउर रहमान का जीत होता है पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी का, फिर से दोस्तों फिर से उसकी भी हत्या कर दी जाती है, हो जाती है। आगे देखिए, एचएम इरशाद
जियाउर रहमान की हत्या के बाद लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद की अगुवाई में बांग्लादेश में सैनिक शासन लागू हुआ। फिर से जियाउर रहमान की हत्या के बाद लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद की अगुवाई में एच.एम. इरशाद की अगुवाई में बांग्लादेश में सैनिक शासन फिर से लागू होता है। लोकतंत्र के समर्थन में लोग उठ खड़े हुए और लोकतंत्र यानी कि लोकतंत्र को समर्थन देते हुए सपोर्ट करते हुए लोग जो है वो आंदोलन पर उतर आए। इस आंदोलन में छात्र दल सबसे आगे रहे और छात्र दल जो है इस आंदोलन में सबसे आगे रहे, जिस कारण इरशाद को राजनीतिक गतिविधियों में छूट देनी पड़ी। बाद में इरशाद 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बने। समझ रहे हैं? तो लोकतंत्र के समर्थन में जो है लोग उठ खड़े हुए और आंदोलन में छात्र दल सबसे आगे रहे, जिसके कारण इरशाद को जो पीछे हटना पड़ा और राजनीतिक गतिविधियों में छूट देना पड़ा। फिर बाद में जो है इरशाद 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बना सैनिक शासन से हट करके। फिर आगे देखिए 1990 से लेकर 1990 में इरशाद को गद्दी छोड़ना पड़ा तथा 1991 में आम चुनाव हुआ और बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित लोकतंत्र लागू हुआ। यानी कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला फिर से जो है लोकतंत्र को लागू किया। कब? 1991 में। तो समझ रहे क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। 1971 में आजादी मिला, फिर 1975 में पता नहीं मुजीबुर रहमान को क्या हो जाता है, वो पार्टी को छोड़ देता है, सभी पार्टी को समाप्त करके फिर से जो है सेना के हाथों वो मारे जाता है क्योंकि वो सैनिक को अध्यक्षात्मक शासन को प्रणाली को अपनाता है। फिर जियाउर रहमान आता है 1979 में, वो जीतता है बांग्लादेश में, फिर उसकी भी मौत हो जाती है। फिर एच.एम. इरशाद आता है, फिर वो जो है सैनिक शासन को ये कर देता है। फिर जो है 5 साल जब लोग आंदोलन पे उतर आते हैं तो फिर 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बन जाते हैं। फिर 1991 में आम चुनाव होता है और बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित लोकतंत्र लागू होता है। दोस्तों आज जो है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। वीडियो भी थोड़ी सी लंबी भी बन रही है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग नेपाल के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेपाल के बारे में रह गया आपका, भूटान के बारे में रह गया, ठीक है। एक नेपाल के बारे में, एक भूटान के बारे में, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों के बारे में लोग पढ़ चुके हैं और एक श्रीलंका के बारे में। तो टोटल 3 टॉपिक रह गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया और एक हो गया आपका श्रीलंका। तो इन तीनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको जाना ऑफिशियल वेबसाइट तनु क्लासेस पर। क्या नाम है? तनु क्लासेस सर्च करेंगे डायरेक्ट दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, आपको वो मिल जाएगा। वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा वहां पे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो। और फिर भी बाद में ये वीडियो आपकी आ जाएगी, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।